हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए अपने पंजाब के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे जो 43 सेक्शन में रहे हैं। हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं, लेट्स रिविजिट दैट और लास्ट में ना टोटल करिए कि क्या स्कोर बनता है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स हैज बीन बैडली डाइसेक्टेड बाय द च्योज। वो कहता है च्योज की वजह से जो लैंड्स डाइसेक्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो लैंडफॉर्म आपके पास कौन से होते हैं? कंदी बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट, नॉट करेक्ट फॉर्म में है क्लास। चाइनीज ट्रेवलर ह्यू सेंग विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, ही इज हाईली टॉक्ड अबाउट दीपालपुर। तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे नहीं आए थे ह्यू सेंग। ठीक है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ मुदकी सिख फोर्सेस वाज लेड बाय डैश व्हाइल द ब्रिटिश फोर्सेस वाज लेड बाय। तो ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लेड किया था? आपके ह्यू गॉफ ने। और सिख फोर्सेस को किसने लीड किया था? उसमें लाल सिंह जी ने किया था। Britishers won the war. Who among the following was founded the निरंकारी मूवमेंट इन पंजाब? पंजाब में निरंकारी मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? तो इट वाज डन बाय द बाबा दयाल जी। Which one of the following district is referred as the area of white gold which is the modified crop? ठीक है। तो व्हाइट गोल्ड आपके पास कौन सा है? मानसा को बोला जाता है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। कॉटन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। The foundation stone of Golden Temple was led by dash and the foundation stone of Durgyana Mandir was led by dash। तो गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी मियां मीर जी ने, जमीन दान की थी उस समय अकबर ने। और दुर्गियाना मंदिर की नींव किसने रखी थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट इज पोंचियान, कंगन, बंका, गजरा आर द ऑर्नामेंट्स यूज्ड बाय द वुमेन ऑफ पंजाब। दीज आर बेसिकली, तो ये किस कैटेगरी के हैं? दे ऑल आर ब्रेसलेट्स। द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज डैश व्हाइल द लॉन्गेस्ट कैनाल इन पंजाब इज आपके पास डैश। तो आपके पास इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल है। और पंजाब की सबसे बड़ी कौन सी है? आपके पास भाखड़ा कैनाल है। According to the list published by the National Disaster Management Authority, which one of the following groups of selected city in Punjab falls under the seismic zone 4? वो कहता है अगर भारत के सारे सिस्मिक पंजाब के सिस्मिक जोन्स को देखा जाए, सिस्मिक जोन्स जहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो फोर्थ सिस्मिक जोन की कैटेगरी में कौन कौन से आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेसिकली एरियाज हैं? तो जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, ये तीन आपके पास इसी जोन में आते हैं। The ancient city of Takshila was reputed house of dash and is located in the dash area of Punjab। तो ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की, ऐसा माना जाता है, और ये उस समय पंजाब एरिया में ही आती थी। मॉडर्न डे वैसे वो पाकिस्तान बन चुका है। ठीक है। चलिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अगर आपने कभी चाणक्य के बारे में सुना है तो तक्षशिला के प्रोफेसर थे। द मुगल्स लॉस्ट वास्ट एरिया ऑफ पंजाब इन डैश इन द आफ्टरमैथ अटैक्स बाय डैश। तो 1939 के अंदर ये लॉस करते हैं व्हेन दे वर डिफीटेड बाय द नादिर शाह। बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह वर्सेस योर मोहम्मद शाह रंगीला। बंदा सिंह बहादुर was an ascetic, was disciple of dash and converted to Sikhism after meeting। तो ये अघोरनाथ के वैसे डिसाइपल थे। लक्ष्मण दास देव इनका नाम था और गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर ये बाद में सिख बने और इन्हें नाम क्या दिया गया? बंदा सिंह बहादुर, जो गुरु का बंदा। पंजाब was annexed by ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी by the treaty of dash in dash। तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर थी 1849 की, जिसके बाद पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एक प्रोविंस तैयार कर दिया गया था। Chandigarh became a separate union territory in 1966 after the separation of Punjab and Haryana। Anandpur Sahib resolution asked for dash and it was adopted at। तो ये आपको बात कर रहा है कि अनंतपुर रेजोल्यूशन है क्या और ये कहां पर अडॉप्ट किया गया था? ग्रांटिंग मैक्सिमम ऑटोनॉमी टू द रीजन्स ऑफ पंजाब एंड अदर स्टेट्स। तो पंजाब के और उसके आसपास के रीजन्स को मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को छोड़कर तकरीबन सारे मुद्दे मांगे गए थे और इसे अनंतपुर साहिब से रेजोल्यूट किया गया था, इसलिए इसे अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा जाता है। As per the 2011 census, Sikh in Punjab contributes that population, and while the number of scheduled tribes in state is only dash। तो 57% of the population is Sikh population और 0% यहाँ पे आपको scheduled tribes मिलती है। तो this is all we have from the Punjab section। तो एक बार अपने मार्क्स को टैली कीजिए कि कितने मार्क्स बने हैं, then we will cross check it। Till then, take care of yourself। Bye bye। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो उसी के आज मैं फिर से आशीष आपके सामने हाजिर हुआ हूं कंप्यूटर के सॉल्यूशन को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिख रखा है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइस। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो साफ तौर पर पूछी गई है कि इनपुट डिवाइस। सबसे पहले एक चीज तो यहाँ पे साफ तौर पर पूछी गई है इनपुट डिवाइस, और ये भी पूछा गया है कि नॉट अ पॉइंट ड्रॉ डिवाइस होना चाहिए।
ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे नोट पूछा गया है पॉइंटिंग डिवाइस में, और स्पेसिफिक पूछा गया है नोट इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक पेन की मैं बात करता हूं तो ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आगे बात करता हूँ जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक आपको पता है गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, ये भी पॉइंटिंग होता है। ट्रैक बॉल, जैसे मोबाइल फोन में आप लोगों ने ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन देखे तो उसके ऊपर जो था पॉइंटर होता है वो होता है, या माउस के ऊपर आपने ट्रैक बॉल देखा होगा। पर फ्लैट बेड स्कैनर, ये तो आपको साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे जो इनपुट की बात करी है सारे के सारे क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो होपफुली ये बात पता चली कि ये तीनों के तीनों क्या है, ये दीस आर 3 इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और ये क्या है, अपने आप में आउटपुट डिवाइस है। तो ये यहीं से ही आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए था कि इसका आंसर क्या बनेगा, फ्लैट बेड स्कैनर आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन देखो अक्सर बच्चों को बड़ा तंग करता है कि ये होता क्या है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है पर आपको पता होना चाहिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड थ्रेड स्टेट, इनमें से कौन सा वैलिड थ्रेड स्टेट नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर मैं बात करता हूँ रनिंग, रेडी, ब्लॉक एंड स्विचिंग। देखो नो डाउट आंसर तो स्विचिंग है, पर कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों है। तो कोई भी प्रोग्राम है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको तैयार करते हो, रेडी किया जाता है, फिर उसको रन किया जाता है। फिर अगर वो ना चले या कुछ उसके अप्रोप्रिएट रिजल्ट ना रहे तो उसे क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो स्विच का मतलब होता है चेंज करना, तो चेंज तो नहीं करेंगे ना हम, जैसे कि इस एग्जांपल से आप लोग यहाँ पे समझे कैसे। देखो कोई भी प्रोग्राम है, जब से सबसे पहले न्यू थ्रेड होगी तो न्यू थ्रेड में यहाँ पे आता है, सबसे पहले क्या होता है, न्यू थ्रेड। फिर आपके पास वो क्या है, रनिंग स्टेट में जाती है, रनिंग स्टेट में जाती है, मतलब ये तो आंसर रहेगा रहेगा। फिर रिन्यूएबल का मतलब है रेडी होना, और रनिंग का मतलब है आपके पास उसको तैयार होना। तो ये रिन्यूएबल का मीन्स रेडी होगी सबसे पहले, जैसे कि कहा था, फिर वो रनिंग पे जाएगी, और अगर वो काम सही कर रही है तब तो वो आगे जाएगी, आउटपुट देगी। अगर नहीं होगी तो यहाँ से डेडलॉक में उसको बाहर भेज दिया जाता है। डेडलॉक का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन जो सही से काम ना करे तो उसे बाहर भेज दिया जाता है। तो आपके पास रनिंग, ये सारी चीजें होती हैं, बट आपके पास स्विचिंग नहीं होता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले न्यू आता है, रिन्यूएबल आता है जिसे रेडी के नाम से भी जाना जाता है, रनिंग भी होता है, ब्लॉक भी होता है। पर डेड जो है आपके पास यहाँ पे अगर कोई चीज प्रॉपर काम ना करे तो उसे डेडलॉक में हम लोग डाल देते हैं, पर स्विचिंग जो है इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो होपफुली बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड रिट्रीव स्टोर डेटा फ्रॉम अ स्टोरेज। बोला हमें जो टाइम लगता है रिक्वायर्ड डेटा को लोकेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए स्टोर डेटा से, फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज नोन है। उस चीज को क्या बोला जाता है, एक्सेस टाइम, सीक टाइम, एक्सट्रैक्शन टाइम या लिटेंसी रेट। लिटेंसी का मतलब होता है डिले, तो ये डिले का तो मतलब ही नहीं है। एक्सट्रैक्शन टाइम का मतलब है कि किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करना, ये भी नहीं होगा। सीक टाइम मतलब एक तरीके से देखना होता है, पर एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर बनेगा वो बनेगा कि एक्सेस करने का टाइम। तो मतलब आपने कोई डेटा अपने सिस्टम के ऊपर रखा हुआ है जिसे कि आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको ये पूछा है कि आपके पास उस टाइम को क्या बोलते हैं आप लोग, तो उसको जो देखने का समय होता है उसे बोला जाता है एक्सेस टाइम, यहाँ पे बोला जाता है। सो आंसर इज एसएस टाइम। एसएस टाइम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाएगा। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। मेमोरी चिप यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इज नोन एज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है दो टाइप का, पहले इनिशियल मेमोरी होता है, पहले होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो रैम क्या होता है, टेम्परेरी, तो रोम क्या होता है, परमानेंट। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी भी है, कैश भी है और ये भी है, तो इसका आंसर तो बनेगा सबसे पहले रोम बनेगा। अब वर्चुअल क्या होती है, अनप्रडिक्टेबल, मतलब अनटचेबल, और एक तरीके से बोगस, जो कि अनरियलिस्टिक भी होती है। कैश मेमोरी आप लोग जानते हैं, डेटा से कोई भी चीज पे आपने गए हैं तो उसके टाइम को ये रिकॉर्ड करके लेता है। तो आपको पता है रैम तो आपके पास कभी आंसर बनेगा नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। तो परमानेंट की अगर बात करी जाती है तो परमानेंट में आप लोग को आंसर क्या करना होता है, रोम इज अ परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, लिखने का तरीका है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कॉपिंग द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग की बात करी गई है। फॉर्मेटिंग आप लोग समझते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा भी होगा, नहीं भी बता तो आपको बता देता हूँ। एक तरफ लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड,
और एक तरफ लिखा है थर्स्टिक रो। अब इसमें जो है डेटा मैंने इटैलिक में इस तरीके से लिख रखा है और इसमें क्या है मैंने रेगुलर लिख रखा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी फॉर्मेटिंग जो है ये ना इस तरीके की हो जाए। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से जब ये फॉर्मेटिंग आपको करनी है, अब टेक्स्ट जो है डिफरेंट होगा, टेक्स्ट जो है डिफरेंट होगा, पर इसका शॉर्टकट क्या होगा? टेक्स्ट जो है यहाँ पे थर्स्टिक रो ही रहेगा और यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, पर फॉर्मेटिंग ये चाहिए। तो उसके लिए शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है। तो आंसर बनेगा इसका आपके पास सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, ना कि डेटा को, फॉर्मेट को कॉपी करता है, ठीक है। और इसी तरीके से इसका पेस्ट का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। और ये किसके लिए होता है? कॉपी के लिए। तो याद रखेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर पेस्ट करना है तो क्या होगा आपके पास? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी आपके पास आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट enables execution of processes even if the process is loaded in the memory partially is known as। बोला कि आप जब भी कोई भी मैनेजमेंट करते हैं स्कीम में, आपके प्रोग्राम में, तो आपके पास चाहे अभी आपका प्रोग्राम प्रोसेस ना भी हुआ हो, पार्शियली लोड हुआ हो, चीजें पार्शियली वो चल रही हो, तो वो जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। उस मेमोरी मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ मेमोरी पार्टीशन बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, टाइम शेयरिंग बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ मेमोरी पार्टीशन बोलते हैं। देखो ये काम जो होता है वर्चुअल मेमोरी का, जैसे कि आप इसे एग्जांपल से समझे वर्चुअल मेमोरी क्या है। जैसे मान लो कि आप लोग अपने लैपटॉप पे कोई गेम खेल रहे हो और आपके सिस्टम में उतनी गेम स्पेस नहीं है, तो कई बार आपने देखा कि 2 मिनट के बाद वो गेम जो है रनिंग में आ जाती है, पर उस टाइम पे तो नहीं चल रही। तो हो क्या रहा है, हमारा सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर जाके उससे जो फ्री स्पेस पड़ा है उससे कुछ स्पेस बोरो कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। जो कि रियलिटी में है नहीं, बट ड्यूरिंग द रन टाइम वो आपके पास आ जाता है और वहां से स्पेस को बोरो करके उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को क्या करवा देता है? एग्जीक्यूट करवा देता है, वो होता है वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे भी तो यही बोला कि पार्शियली लोडेड हुआ होता है, गेम अभी लोड हो रही होती है, पार्शियली लोडेड होती है, तो आंसर क्या बनता है? यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी में ये सारा का सारा काम होता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन फॉर्मूला टैब इन। फॉर्मूला टैब की बात करी गई है, क्या ओपन करना है? कहाँ? इंसर्ट में, और कस्टमाइज करना है फंक्शन एंड कैलकुलेशन इन एमएस एक्सेल, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ओल्ड प्लस आई, ओल्ड प्लस सी, ओल्ड प्लस एम या फिर ओल्ड प्लस सी, अगर मैं बात करता हूँ तो इसका आंसर याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ओल्ड प्लस एम आप लोगों को इसका आंसर जो है मार्क करना है कि उसमें इंसर्ट टैब आपके पास जो है ओपन हो जाते हैं, जिसमें फॉर्मूलाज आपको दिख जाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अगला है सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर इन अ सिस्टम मेंटेनेंस टास्क इज नोन एज। ऐसे प्रोग्राम जो कि आदमियों की मदद करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन या फिर यूटिलिटी। अब यूटिलिटी इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका मीनिंग ही अपने आप में होता है टू इनहांस समथिंग। तो नाम से भी पता चल रहा है कि आपके पास ऐसे प्रोग्राम जो कि दूसरों की मदद करते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। आपको मालूम है कि 3 तरीके के सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और तीसरा क्या था आपके पास? यूटिलिटी। तो इसमें से इसी की बात करी गई थी, तो आंसर इज डी ऑप्शन। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो हेल्प करने के लिए आपके पास होते हैं। डन। चलिए तो ये अगला क्वेश्चन है, द टर्म used to describe all physical component of the computer। अब सामने पूछा गया है कि फिजिकल वर्ड का मीनिंग आप लोग जानते हैं। फिजिकल वर्ड का मीनिंग होता है ऐसी चीजें से टच किया जा सकता है, ऐसी चीजें से टच किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हार्डवेयर को ही जो है हम लोग टच कर सकते हैं, बाकी किसी चीज को टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, अपने सैटरडे मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे और अपने लास्ट में स्कोर टैली कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज। जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं चाय के और कॉफी के, जिसके हम लोग रोज के शौकीन हैं, तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एस्पिरिन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज, जिस गैस से आपके फ्रूट्स को राइपन अप किया जाता है, ये आपके पास कौन सी होती है? इथाइलिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रडार इज यूज्ड फॉर, रडार का पर्पस आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन। आपको हवा में किसी चीज के बारे में पता करना है, ऐसे समुद्र के नीचे हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊपर रडार है, नीचे सोनार चलता है। चलिए नेक्स्ट, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, जो चीजें 20 हर्ट्ज से नीचे है उसे आप क्या बोलते हो? इंफ्रासोनिक। ह्यूमन टेंडेंसीज को नहीं सुन सकती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे इंसान नहीं सुन सकता है इंफ्रासोनिक साउंड, जैसे डॉग्स इसको सुन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स और देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू। अगर आपको लगता है कि जो रेन कोट है वो वाटर प्रूफ होता है ना, पानी अंदर नहीं जाता है, तो उसके वो मटेरियल कौन सा जिससे वो बना होता है, यानी वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपकी? सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, जिससे पानी उसके ऊपर टिकता नहीं और अंदर नहीं जाता। विच वन ऑफ फॉलोइंग द लाइटेस्ट गैस, सबसे लाइटेस्ट गैस इनमें से आपके पास कौन सी है? तो व्हाट नेचुरल है, सबसे लाइटेस्ट आपके पास कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट लॉन्चेस विच स्पेशल मिशन फॉर डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। कि भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर्स बने, ठीक है, आपके डिस्प्लेज बने मोबाइल की, आपके लैपटॉप्स की या बाकी सारे गैजेट्स की, तो उसके लिए जो मिशन है उसको नाम क्या दिया गया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेटिव सेंटर इन विच स्टेट, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसने पहला ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर शुरू किया है भारत की कौन सी स्टेट में? इट्स इन केरला, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी अनाउंस्ड एन इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज ऑफ 19,000 करोड़ इन द स्टेट बजट ऑफ 2023-24। 2023-24 के बजट में जहां पे आपने 19,000 करोड़ का पैकेज महंगाई से लड़ने के लिए डाला है, तो वो कौन सी स्टेट है आपके पास? राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार, जो कि इसके लिए ये पैसा अलॉट करेगी। डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इशू सर्टिफिकेशन फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस। सिविलियन एयर स्पेस में भी आपके ड्रोन्स आपके उड़ सकेंगे, एक तरह का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स उड़ सकेंगे, तो ये आपके पास कौन सा है? इजराइल ने इसको रिसेंटली पास किया है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पॉय म्यूटिनी, यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कई लोगों को लगता है डलहौजी, लेकिन डलहौजी 56 में रिटायर हो गए थे, 1856 में। क्रांति 57 में जब लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल बनते हैं और बाद में फर्स्ट वाइसरॉय बनते हैं। जीएसटी वाज पास्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी का अमेंडमेंट पूछा गया है क्लास, तो इट वाज 101st अमेंडमेंट था जिससे आपका जीएसटी एक्ट पास किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द स्लैब्स अंडर द टैक्स जीएसटी। जीएसटी का कौन से परसेंटेज का टैक्स आपका नहीं कटता है, कौन सी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो 9% नहीं है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। चलिए, ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी आपके डिपॉजिट्स विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। द रेशियो इज बीन कॉल्ड एज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, जो वो बैंक आरबीआई के पास अपना सरप्लस रखता है, ठीक है। एसएलआर वो खुद के पास सेव करके रखेगा। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क करते हैं, जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से मिलता है। और जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है उसको रेपो रेट कहा जाता है, रीपरचेज एग्रीमेंट। रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से रेपो रेट डिसाइड कौन करती है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, आरबीआई इसको रन करती है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑन December 8 द फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट केन एंड बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग, विच 2 स्टेट्स आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। केन और बेतवा नदी को जोड़कर एक नहर का सिस्टम इसका प्रॉपर सेट किया जाएगा, ताकि 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी वाटर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का जो रीजन जिसे कहा जाता है, उसे ये वाटर मिलेगा इसमें। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देती है? फिच देती है। द इंडियन नेवी सेलिब्रेट्स नेशनल सबमरीन डे टू कमेमोरेट द इंडक्शन ऑफ फर्स्ट सबमरीन इन 1967। 1967 जो पहली सबमरीन आई थी वो आपके पास कौन सी थी? आईएनएस कालवरी। विच ग्लोबल बॉडी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन इट्स मीटिंग ऑन December 9। December 9 को ऑब्जर्वेटर स्टेटस, मतलब उसमें डायरेक्टली मेंबर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेटर स्टेटस रहेगा उसका। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, इंडिया में। तो यूएनजीए को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 के बाद
दुनिया की 50% बिजली जो है वो सोलार एनर्जी से आएगी। आप इसलिए देखते हो कि भारत में बहुत सारे सोलार प्रोजेक्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जीज के थ्रू बिजली बनाई जा रही है। संजीव मेहता, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच एपेक्स इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पास फिकी FICCI के क्या बन गए हैं, हेड चुने गए हैं। सौर रेवोल्यूशन विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये आपके पास अफगानिस्तान के अंदर हुआ है। द नेशनल कमीशन फॉर विमेन लॉन्च अ पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बाय द नेम शी इज द चेंज मेकर फॉर विच सेगमेंट ऑफ विमेन। ठीक है, कौन सी महिला वर्ग के लिए शी इज द चेंज मेकर नाम का एक इंडियन विमेन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया गया है विमेन पॉलिटिशियंस की, ताकि इनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके, इनको गाइड किया जा सके। सेक्शन 133 ऑफ IT एक्ट विच हैज बीन सीन इन न्यूज वाज यूज्ड टू अंडरटेक सर्विस इन विच ऑफ ऑफिसेस। तो ये BBC आपने रिसेंटली सुना होगा, इनके ऑफिस में रेड की गई थी, इनकम टैक्स की IT रेड थी। ठीक है, तो BBC। हैदरपुर वेटलैंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड रिसेंटली अंडर 1971 रैमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आपके पास कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर वेटलैंड। इंडिया साइन मोमेंडर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट जॉनर्स इन द रेडियो एंड TV प्लेटफॉर्म। तो ये आपके साथ कहाँ पर होगा, इजिप्ट के साथ ये टाई अप किया गया, कल्चरल टाई अप है, जहाँ TV और रेडियो के जो प्लेटफॉर्म है दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंट जॉनर के तौर पर शेयर किए जाएंगे। तो दिस इज ऑल वी हैव। तो एक बार अपने मार्क्स को टैली कीजिए, प्रीवियस जितने मार्क्स आपके आए हैं उससे उसको मैच कीजिए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके और उसमें आपका कितना इजाफा हो रहा है, कितनी प्रिपरेशंस आपकी हो रही है। ठीक है, टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मशीन P कैन प्रिंट 1 लाख बुक इन 8 आवर्स। तो अगर हम बात करें कि P को कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स का टाइम लगता है। P को कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स। ठीक है, एंड Q कैन टाइप, और Q को कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। ठीक है, Q को कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। व्हाइल मशीन R कैन प्रिंट देम इन 12 आवर्स, और R को कितना टाइम लगता है, 12। अब हमें क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। 8, 10 और 12, इन सबका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। और जो एलसीएम होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको टोटल वर्क कंसीडर करते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 120। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक अगर 120 को 8 से डिवाइड करोगे 15 पे, 120 को 10 से डिवाइड करोगे 12 पे, और 12 से डिवाइड करोगे 10 पे, ये एफिशिएंसी आ गई। ऑल द मशीन आर स्टार्ट एट द 9 AM। अगर टोटल में एफिशिएंसी की बात करूं तो टोटल एफिशिएंसी मेरी कितनी होगी, 37। सुबह 9 बजे सभी मशीनों को एक साथ स्टार्ट किया गया। वाहिल मशीन P इज क्लोज्ड एट 11 AM, और 11 बजे इनको बंद कर दिया गया, किसको, पाइप मशीन P को। मतलब 2 घंटे तो इन्होंने काम किया है, तो 2 घंटे में कितना काम कर दिया, 74 काम कर दिया। 120 में से 74 में अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो बचा हुआ जो वर्क है वो कितना है, 26। और P को क्लोज कर दिया गया, तो मतलब Q और R ने किया, तो डिवाइड बाय 22। उसने पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली, अगर देखो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 पे डिवाइड करता है, तो लगभग अगर 11 बजे के बाद 2 आवर्स का मतलब है 1 PM, तो 1 बजे के आसपास वो टैंक फिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 5:3, कि A और B की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना है आपका, 5:3 है। मतलब ये 5x, तो ये कितना होगा, 3x होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ एज A 4 years ago, A की जो एज है वो 4 साल पहले, 4 साल पहले कितनी रही होगी, 5x - 4 रही होगी। ठीक है, एंड B 4 year hence, और B की 4 साल बाद, मतलब 3x + 4, इनका रेशियो 1:1 है, और 1:1 का मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब यहां से अगर इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 5 में से 3 गया, 2x आ जाएगा, 4 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, 4 + 4 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। मतलब 4 × 5 20, ये 20 साल का, और ये कितने साल का है, 12 साल का है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ A is 4 year hence, मतलब 20 में 4 जोड़ दो 24, और B की 4 साल पहले की तो कितना, 8, तो डिवाइड करेंगे तो 3:1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 16,500 एट द एंड ऑफ 3 years इज
5940। 3 साल में 5940 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा? देखो पहले 1 पे डिवाइड करेगा, फिर 27, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 0 पे, मतलब एक साल में 1980 रुपए का इंटरेस्ट मिला था। What would be the compound interest on the same amount at the same rate in the same period? ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इसको मैं 16,500 के ऊपर निकालूं, कितने परसेंट है? गुना 100 करो, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करूं तो देखो सबसे पहले तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, ये 3 और 1 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, पहले 3 पे डिवाइड करेगा, कितना? 15, फिर 48 5 पे करेगा, सॉरी 9 पे करेगा, और फिर 45 फिर 8 पे करेगा, ये करेगा तो इसको ये सॉरी कुछ 1980 ही बनेगा ना। हाँ, तो पहले 5 पे करेगा, 15 4 48, फिर 6 पे करेगा ये, और ये 3 पे करेगा। ठीक, तो ये अब इसको पहले 1 पे और फिर 12 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 12% आ गया हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 12%। ठीक है, अब देखो अगर 12% 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये टोटल 36% था। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू 3 कर लो, मतलब 4.32 अप्रोक्स, तो मैं कह सकता हूं अप्रोक्स 40.5%, लगभग 40.5% हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो। अदरवाइज आप पहले साल का कैलकुलेट करो, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। ठीक है, इसका अगर मैं 40% कैलकुलेट करूं तो लगभग ये कितना होता है आपका? 6600 होता है। ठीक है, इसका 1% कितना है आपका? 65 है, और उसका आधा करेंगे तो लगभग 81 82, अप्रोक्स 6682 आंसर आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो विद इन सेकंड आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो अगर इसको अप्रोक्स में करोगे तो। सब मैंगोज आर परचेज एट द रेट ऑफ 8 मैंगोज पर रुपी, 8 रुपए के एक। ठीक है, एंड सम मोर मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 फॉर 1 रुपी, 6 रुपए के एक, और दोनों की क्वांटिटीज क्या थी? इक्वल थी। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं? दोनों की क्वांटिटीज को इक्वल करते हैं। इसको मैं क्या करता हूं? 24 बना लेता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई। तो उसने ये 24 खरीदे 3 रुपए के, और यहां जो 24 खरीदे वो उसने 4 रुपए के, तो टोटल उसने 48 खरीदे हैं, कितने के? 7 रुपए के। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसने 3.5, मतलब 3.5 डिवाइड बाई 10, ठीक है, उसने 1 रुपए के खरीदे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 35 उसने 10 के खरीदे होंगे, 35 उसने 10 के खरीदे होंगे। रेशियो में अगर मैं करूं तो उसने 7 बेचे हैं 2 रुपए के, कितने? 7 उसने बेचे हैं, कितने के? 2 रुपए के। ठीक है, तो जितने खरीदे उतने बेचे होंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब उसने 49 खरीदे, 49 रुपीज में खरीदे थे। इसको 48 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 48 से मल्टीप्लाई, तो और बेचे कितने के हैं? उसने 96 रुपए के। 48 उसने 49 के खरीदे हैं, ठीक है, और 96 के बेचे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट उसका कितना हो गया है? ये डबल हो गया है। ठीक है, तो डबल मतलब कितना? ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट उसने लिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन ए सिटी इज 3:7। इसको क्या करो? 30 और 70 कर लो। ठीक है, मेल और फीमेल। द चिल्ड्रन परसेंटेज अमंग द मेल्स एंड फीमेल्स आर 25 एंड 30%, के 25 और 30 क्या है? चाइल्ड है। इफ द नंबर ऑफ एडल्ट मेल इन द सिटी इज 1800। अब देखो अगर 25% आपके चाइल्ड है तो 75% क्या होंगे? एडल्ट होंगे। ठीक है, 30 का 75%, 30 का 75% डिवाइड बाय 100, और यही किसके इक्वल दे रखा है? 18,000 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, तो हमें टोटल 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं, देखो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू आपकी 18,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 75, और हमें तो 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इंटू 100। 25 से डिवाइड करेंगे 3 पे करेगा, और ये इसको 4 पे, 3 इंटू 3 9, 9 इसको 2 पे डिवाइड कर देगा।
तो 4 इंटू 8 तो 80,000, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शालिनी's father age is 5 times of her daughter age। शालिनी's father, ठीक है, और उस ठीक है, शालिनी's present age is 5 times of her daughter। फादर तो लास्ट में यूज हुए हैं। शालिनी और उसकी डॉटर, उसने कितना बोला है 5 टाइम्स, कि इन दोनों की एज का रेशियो कितना है 5:1 है। एंड द रेशियो बिटवीन द शालिनी प्रेजेंट एज टू हर फादर एज इज 2:5। कि शालिनी की और उसके फादर की जो एज का रेशियो है वो 2:5 है। मतलब ये कितना हो जाएगा 5 और 2। शालिनी की एज तो सेम रहेगी, ऊपर 2 से नीचे 5 से, तो ये 25, 10 और 2 इस रेशियो में आ गया टोटल आपका। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, इफ द एवरेज एज ऑल ऑफ 6 ईयर हैंस। देखो 6 साल बाद एवरेज कितना है 43 इंटू 3, मतलब कितना 129। 129 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो कितना, उनका कितना है 111 है। तो एट प्रेजेंट उनका जो टोटल है वो 111 है, जो कि 37 के को रिप्रेजेंट कर रहा है। 37 किसके इक्वल, 111 के, मतलब 3 से गुना हो रहा है। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर टू द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ शालिनी एंड हर फादर। देखो उसकी बेटी की एज तो कितनी है 3 इंटू 2 6 आ गई, इनमें डिफरेंस कितने का है 15 का। 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, ये 2 पे डिवाइड करेगा और ये इसको 15 पे डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। के 61 किलोमीटर वो 9 घंटे में कवर कर लेता है। कुछ डिस्टेंस वो फुट से पैदल चल के कवर करता है। ठीक है, और जिसमें उसकी स्पीड क्या 4 किलोमीटर पर आवर, कुछ और साइकिल से कवर करता है जिसमें उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर आवर द डिस्टेंस। अगर हम कहें कि वो जो पैदल चल के गया है, मान लेते हैं उसमें टाइम कितना लगा, टी लगा। ठीक है, तो जब वो बाइसाइकिल से गया है तो उसको टाइम कितना लगा होगा 9 में से टी आवर्स। 9 माइनस टी कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 4 इंटू टी प्लस 9 इंटू 9 माइनस टी इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था यहाँ 61 किलोमीटर था। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा था 61 किलोमीटर दे रखा था। बस सिंपली अभी क्या करना है, अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो कितना हो गया देखो 4t प्लस 81 माइनस 9t इज इक्वल टू 61। ये कितना 5t बचेगा, और 5t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, उसने पूछा था कि फुट से कितना आ गया, 4 इंटू 4 16 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक क्वांटिटी है 60 रुपए केजी, ठीक है, दूसरी है आपकी 65 रुपीज पर केजी, और उसने 68 रुपए 20 पैसे में बेचा। डिवाइड बाय 100 कर दूं इसको मैं, और 110 इंटू 100, क्योंकि 10% का प्रॉफिट था। इससे तो ये कैंसिल, जीरो से ही जीरो कैंसिल, पहले 6 पे और फिर 2 पे डिवाइड करेगा, मतलब 62 रुपीज। कितना 62 रुपीज। 65 में से 62 किया 3, इसमें से करा कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 3:2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, a person invests some amount in two schemes A and B in the ratio X and Y respectively and received equal interest from both the schemes after 3 years. If the rate of simple interest in both the schemes A and B are in the ratio 7:5, then find the values of X and Y. ठीक है, इक्वल इंटरेस्ट मिला है और जिसका रेशियो कितना है 7:5। देखो अगर पहली स्कीम में उसने X लगाई 3, ठीक है, 7 डिवाइड बाय 100, और दूसरी में कितना y 3 के लिए 5 डिवाइड बाय 100, इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x और y का रेशियो की मैं बात करूं तो 5:7। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगना था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी 30 दिन में करते हैं। दे टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज। देखो 30 दिन में काम पूरा करते थे, मतलब 1 डे वर्क कितना हो गया 1/30। 20 डेज में उन्होंने कितना वर्क कर दिया 2/3 वर्क कर दिया, कितना 2/3। ठीक है, ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए अलोन। अब देखो अब 1/3 बचा हुआ है,
इस 1/3 वर्क को ए ने 20 दिन में किया, मतलब एक काम अगर वो 20 दिन में करता है तो 3 काम कितने दिन में कर देगा, गुना 20 कर दो, कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 24 सेकेंड। ठीक है, ट्रेन की लेंथ को हमने टी मान लिया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ए सेकेंड ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो टी प्लस पी, ठीक है, डिवाइड बाय इन 30 सेकेंड विद ए स्पीड ऑफ 20% मोर देन द फर्स्ट ट्रेन। चलो टाइम तो कितना लगा, इतना ही टाइम लगा। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें दोनों की स्पीड हमने निकाल ली कि फर्स्ट की स्पीड ये है, सेकंड की स्पीड ये है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन टू द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जो ट्रेन की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो अब मैं अगर यहां से बात करूं, उसने क्या बोला है, 20% मोर विद स्पीड ऑफ 20% मोर देन द फर्स्ट ट्रेन। अगर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 5 है तो सेकंड की स्पीड कितनी है, 6 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का रेशियो कितना है, 5:6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये देखो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू टी बाई 24 किसके इक्वल हो गया, 5 इंटू टी प्लस पी डिवाइड बाय 30। 6 से डिवाइड करो इसको 4 पे काट देगा, 5 से डिवाइड करो इसको 6 पे काट देगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3, मल्टीप्लाई करो 3t किसके इक्वल आ गया, 2t प्लस पी 2p। t को एक साइड कर लो, इधर आकर ये t किसके इक्वल आ गया, 2p के इक्वल आ गया। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ का रेशियो कितना हो गया आपका, 2:1 हो गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स A, B and C is 29, 27, 32. The ratio percentage profit is 4:5 respectively. If the cost price of A is equal to B and the cost price of article C is 480, then what is the overall gain? तो overall profit हमें बताना है कि overall profit इसमें कितना होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें कहें कि जो इसको हम कहते हैं, चलो ये जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है ये 29x, इसको x मान लेते हैं, चलो, या सेलिंग प्राइस है तो इसको y ले लेते हैं, सीपी को सीपी में x ले लेंगे। $32y। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास ए और बी आर्टिकल है उन दोनों का जो सीपी है वो क्या है, सेम है। अगर मैं कहूं कि पहले का सीपी सेम है, उसके ऊपर प्रॉफिट कितने का लिया, 4x का, दूसरे का सीपी कितना है 100 होगा तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितने का लिया, 2x का, और ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम। ठीक है, और इनका रेशियो कितना दे रखा है, इनका जो सेलिंग प्राइस बनेगा उसका रेशियो 29 और 27 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा आपका, 27 इंटू 100 बन जाएगा, प्लस 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 29 इंटू 100 प्लस 29 इंटू 2x। देखो इसको एक साइड करते हैं, इसमें से 100 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास बचता है 29 माइनस 27। इनको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं आसान बना सकूं। ठीक है, उसके बाद देखो 27 इंटू 4x था ये, 27 इंटू 4x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा आपका 108x माइनस 58x, मतलब 50 बचेगा, 50 इसको 2 पे काट देगा तो अंदर भी कितना है 2, तो 2 गुना 2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब जो मेरा प्रॉफिट था वो 4 इंटू 4, 2 इंटू 4 और 5 इंटू 4, मतलब आर्टिकल सी के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो 20% का प्रॉफिट हुआ था। कितने का प्रॉफिट हुआ था, 20% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ये आर्टिकल मेरा कितने रुपए का है, 480 रुपए का है। ठीक है, एक इसके ऊपर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ तो मैं कह सकता हूं
ये सीपी मेरे पास दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इंटू 120। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 480 प्लस 96 रुपए, मतलब जो आर्टिकल सेल किया गया था वो मेरे पास कितने का सेल किया गया था, 576 रुपए का सेल किया गया था, 576 का सेल किया गया था। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और अब ये जो 576 है ये किसके बराबर है, 32 के बराबर है। मैं ये लिख देता हूं बीच में ही, 576 कितने के बराबर, 32 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये कितने की वैल्यू है, ये आपकी 32 यूनिट की वैल्यू है, तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। पहले कितने पे डिवाइड करेगा, ये 1 पे डिवाइड करेगा, 7 में से 2 गया 5 और 3, और फिर किस पे करेगा, 6 पे करेगा, 2 आएगा, सॉरी 256, फिर 8 पे करेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। तो 29 इंटू 18 ये फर्स्ट का सीपी सेलिंग प्राइस, और 27 इंटू 18 ये सेकंड का। पहले पे प्रॉफिट कितना हुआ, 4 गुना 4 16 का, तो ये कितना हो जाएगा 116 इंटू 100। ये इसको 4 पे काटेगा, 4 इसको 25 पे काटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 450 रुपए। मतलब पहले फर्स्ट का कितना आ गया, 450 आ गया। इस पे स्पेस कुछ ज्यादा यूज हो गया हमारा। फर्स्ट का सीपी कितना आ गया, 450 रुपए। ठीक है, और सेकंड का कैलकुलेट करें, 27 इंटू 18, उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ था, 4 गुना 2 8, तो 108 आ जाएगा, इंटू 100। ये इसको फिर से 4 पे काटेगा, 25, तो ये भी 450 ही आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा था, ये वाला क्लियर है, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी थोड़ी सी आपकी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का 450 सीपी है, सेकंड का भी 450 है, और थर्ड का कितना है 480। 4 4 8 से 12, 1300, 1380 टोटल सीपी आ गया हमारा। टोटल सीपी कितना आ गया, 1380 रुपए। अगर मैं टोटल एसपी की बात करूं, ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 2 2 4, 3 7 और 1 8, 88 इंटू 18। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 18 है हमारे पास, 88। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 18 की जगह 20 माइनस 2 से, 0, 1760, और इसमें से 176 माइनस कर दो, कितना आ गया 4। ठीक है, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 1584 रुपए। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 13, इसमें हम बात करें 204 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 204 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखो अब इसका 1% कितना है, 10% कितना है, 380 रुपए है। ठीक है, तो मतलब 10% मेरा आंसर नहीं हो सकता, 5% मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन से भी बात करूं तो मेरा क्या 18% मेरा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, क्योंकि 20% कितना होगा, 20% भी इसका कुछ ज्यादा ही बनेगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे वैसे लगभग इसका कितना बनेगा, ये 138 4, यहाँ पे आपका 15% आना चाहिए वैसे लगभग, क्योंकि आधे के बराबर है, तो ये 15% अप्रोक्स इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:5 if the weight of A increased by 20% and then total weight becomes 132 kg with an increase of 10%, then B's weight is increased by what percent। तो कह रहा है कि B का जो वेट है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। देखो अगर मैं कहूं कि A का वेट 30 है और B का वेट कितना है, आपका 50 है। ठीक है, आपने क्या किया, A के वेट को 20% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज होने के बाद 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और टोटल वो क्या कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ ए इंक्रीज बाय 20% एंड देन टोटल वेट बिकम्स 132, उसके बाद जो टोटल वेट है वो 132 हो गया केजी विद एन इंक्रीज ऑफ 10%। ठीक है, टोटल हमारे पास अगर हम बात करें ये कितना बनता है, 80 बनता है। इसमें अगर मैं 10% इंक्रीज करूं तो ये 88 बनता है, जो कि 132 की वैल्यू है वैसे।
1 की वैल्यू की बात करें तो 88, ठीक है, और 80 की अगर बात करें 11 से डिवाइड करेंगे 8 पे काटेगा, 11 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 2 पे काटेगा और इसको 10 पे काटेगा, मतलब एक्चुअल वेट कितना था 120 था, जो 120 था, और 120 को ही किस रेशो में डिवाइड किया गया 3 और 5 के रेशो में, मतलब 15 8, ये 8 बनता है तो गुना 15 किया गया है। चलो एक्चुअल वेट ही हमने निकाल लिया, एक्चुअल वेट ही निकाल लिया हमने, कितना आ गया एक्चुअल वेट हमारा 15 से 45 और 75 आ गया। ठीक है, देखो ये कितना बन गया 120 बन गया, इसको 10% इंक्रीज किया तो 132 हो गया, इसको मैं 20% से इंक्रीज करता हूं तो ये 20% कितना 9 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो ये कितने से इंक्रीज होगा, ये 132 माइनस 54, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, 12 में से 4 गया 8, 12 में से गया 5, ठीक है, तो लगभग ये आपका इंक्रीज होगा 78, 78 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, 3 पे करो 4 पे करो, सॉरी सिर्फ इंक्रीज तो 3 का हुआ ना, 3 से 3 कैंसिल तो 4% आ जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होंगे क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं, बड़ा इजी कंसेप्ट है। तो आपके पास नो करेक्शन मार्क कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। सो एक बार आपके लिए अंडरलाइन करके दिखा दूं, यहाँ पे बोल्ड वाला प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम राजन्स फैक्ट्री वर नॉट inclined to use. Next, all the allegations leveled against him were found to be baseless. Leveled against, no improvement, of course leveled against ही होता है, leveled is लगाए गए आरोप, against is उसके खिलाफ ही होंगे क्योंकि allegations है। He did many mischief, mischiefs countable नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बचता यही है। Letter to his ward speak volumes for his forbearance and good sense. They serve as a strong testimony. He is in the habit of chewing the cud. To muse on is chewing the cud. In facing adverse situations, he was very stoical. Stoical का क्या हो जाएगा? Tactless, flinching, awkward. By the way, stoical itself means somebody who is very flinching, जो flinching sense में show हो रहा है, तो facing adverse situations में बहुत stoical था। While facing that situation, he turned out to be dauntless. Dauntless का क्या बताना, आपको ऑपोजिट बताना है, that is cowardly. एंटोनिम बताना है, gigantic का tiny. Synonyms बताना है, hesitant का doubtful में अभी आप, our university is opposite to आएगा, तो पहले वाला गलत। Legs may be removed by opening the screws. The legs may be नहीं, can be हो जाएगा। We were welcomed by a young boy of 12 years old. Have you remembered to switch? नहीं, switch off आएगा। The cup is full of soup. Before she comes, you will have left. Thanks for watching. I guess it is clear. Thank you. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि वीकली मॉक टेस्ट हर हफ्ते आपके पास लाया जाता है, तो इसके रीजनिंग के सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे गिवन है और उसको चेक करते हैं कि क्या बोला गया है। लीजिए क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास जो है छोटा सा एक पजल टाइप में यहाँ पे गिवन है। क्या है, 6 स्टूडेंट ABCDE रोट एन एग्जामिनेशन एंड फॉलो द डेटा रिगार्डिंग देयर मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 20। अब यहाँ पे साफ तौर पे एक बात बोली गई है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे 20 जो हैं गिवन करे गए हैं। तो देखो सबसे पहले 6 बंदे हैं आपके पास A to F, ठीक है, तो आप लिखेंगे ABCDE एंड F, 6 बंदे आपके पास गिवन है। क्या बोला गया है, तो अगर मैं बात करूँ तो एक टेबल में मैं छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ।
चलिए सबसे पहले क्या है, ई गो ट्वाइस एज मच एज ऑफ ए। ई के नंबर जो है 2 गुना है, ई के नंबर जो है 2 गुना है। ई ट्वाइस एज ऑफ ए, ठीक है। देन आगे आपके पास है ए गोट 1.5 टाइम एज मच ऑफ सी। 1.5 मतलब 1.5 ऑफ सी, ठीक है जी। देन उसके आगे मैं बात करता हूँ, आपके पास क्या है, बी गोट 1/3 ऑफ द मार्क्स बाई ई। बी जो है 1/3 बाई ई। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, एंड बी गोट 1/3 बाई ई, डी गोट डबल दैट ऑफ सी, ट्वाइस ऑफ सी। एफ स्कोर 6 मार्क्स मोर देन ए। एफ जो है आपके पास ए से 6 नंबर ज़्यादा लेता है, बट नॉट टॉपर इन द क्लास। ऑल मार्क्स आर इंटीजर, बट ये टॉपर नहीं है क्लास का, और सारे के सारे मार्क्स क्या हैं, इंटीजर में हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये नॉट टॉपर है, नॉट टॉपर, ठीक है। और सारे के सारे मार्क्स क्या हैं, इंटीजर में हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो अब आपके पास यहाँ पे पता चल रहा है कि इस जगह पे कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो हम लेट कर लेते हैं एक्स। अगर यहाँ पे एक्स लेट करते हैं बेटा, तो आपके पास साफ तौर पे देखिए कि अगर सी की वैल्यू आपके पास एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और इसकी वैल्यू डी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ सी थी तो ट्वाइस ऑफ एक्स। देन आगे आपके पास ए की वैल्यू थी 1.5 ऑफ सी, तो 1.5 ऑफ सी मतलब 1.5 ऑफ एक्स, ठीक है। आगे ट्वाइस ऑफ सी था, ट्वाइस ऑफ ए, तो यहाँ पे 3 ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए की, आपके पास जो ई की वैल्यू है 1/3 इंटू में ई की वैल्यू थी थ्राइस ऑफ एक्स। तो लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स यहाँ पे बच जाएगा। सो आपने यहाँ पे बचा लिया, और ए की वैल्यू थी 1.5 एक्स प्लस ऑफ 6, ठीक है जी। लीजिए ये सारा का सारा आ गया। अब आपके पास आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। पूछा क्या गया है, हु इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास एंड हाउ मच मार्क्स ही ऑब्टेन्ड। टॉपर बताना है। तो अब अगर इस डेटा को मैं देख के बात करता हूँ तो एक बात समझ में आ रही है कि ई की वैल्यू 3 टाइम्स है। ई की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स है। ऑब्वियस है ई ही क्या होगा, आपके पास से टॉपर होगा। ई ही क्या होगा, आपके पास से टॉपर होगा। पर दिक्कत ये है कि ई के भी 2 नंबर हैं, एक ई के 12 नंबर हैं और ई के क्या हैं 18 नंबर हैं। तो इसको आपको फिल करके चेक करना पड़ेगा। पहले ए के ई के एक बार 12 नंबर आप फिल करके देख लीजिए। अगर ई के आप 12 नंबर फिल करते हैं तो इसका मतलब है ई इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो थ्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12। तो अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो एक्स की वैल्यू कितने पास आपके पास आ जाती है 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 4। तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 × 3 12 और यहाँ पे आपके पास 4 का 1.5 गुना कर लेंगे तो 6 और यहाँ पे 6 + 6, ठीक है। तो ये तो कभी आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसने पहले कहा था कि एफ जो है टॉपर नहीं है। तो मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही बाकी कैंसिल आउट थी। आपके पास ई, ये भी आपके पास कैंसिल आउट। अब ई के नंबर कितने आएंगे 18। तो ई के अगर आप 18 लेते हैं, ई के नंबर अगर 18 लेते हैं तो अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग अब भर के देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास। तो ई की पहले वैल्यू कितनी आएगी अगर ई के 18 नंबर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। लीजिए ई के नंबर अगर 18 हैं, अगर ई के नंबर जो हैं 18 हैं तो थ्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18। लो जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 और प्लस ऑफ 6। तो 9 + 6 15 होता है, जो कि सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि ई के मार्क्स जो है सारे के सारे मार्क्स इंटीजर में आए हैं। आपके पास कोई भी मार्क्स जो फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये बात हमें पता चल गई और ई बंदा टॉपर भी बन गया और ये टॉपर भी नहीं बना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो साफ तौर पे आ गया है आपके पास। ई आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, हाउ मच मोर मार्क्स डज ए हैव स्कोर टू बी टॉपर। कि ए को कितने मार्क्स ज़्यादा चाहिए टॉपर बनने के लिए। ठीक है, आगे क्या है, ओनली 1 पर्सन इज इन द फर्स्ट पोजीशन। तो ए की अगर बात करी गई है तो यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम में। तो ए के नंबर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 9 हैं और टॉपर के नंबर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 18 हैं। तो इसको कितने नंबर चाहिए, अगर 9 और ले लेगा तो बराबर आ जाएगा, मतलब इसको 10 नंबर और चाहिए होंगे। इसको कितने नंबर चाहिए होंगे, 10 ज़्यादा नंबर इसको और चाहिए होंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन।
इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन भी कोई चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो सी और एफ में देखते हैं, सी के नंबर कितने हैं 6 और एफ के नंबर कितने हैं 15। तो 15 और 6 के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है। 9 6 15, लीजिए चेक कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे 9, इसका भी आंसर डी आएगा। लीजिए भी बात करता हूँ। चलिए हाँ जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 2 5 आपके पास सबसे पहले है 3 2 5। आपके पास एक कोड जो है यहाँ पे गिवन है 3 2 5 और इसमें आपसे पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। 3 2 5 किस चीज़ का कोड है, प्ले विद टेक्ट। आगे किसका है आपके पास यहाँ पे 715 और किसका कोड है, कोप विद स्ट्रेस। देन आगे है 749 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और आपको कोड निकालने के लिए भी यहाँ पे स्ट्रेन का ही बोला गया है, तो मतलब इसका कोड आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, स्ट्रेन का कोड क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉमन आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो स्ट्रेस यहाँ पे है, स्ट्रेस यहाँ पे है, दोनों जगह स्ट्रेस कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, स्ट्रेस कॉमन आ गया, ठीक है। तो आगे स्ट्रेन का निकालना था, तो स्ट्रेन और कहीं लिखा नहीं हुआ है, पता नहीं चल रहा है, एंड कहीं और लिखा नहीं हुआ, पता नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आइदर 4 और 9। इसका आंसर क्या बनेगा, आइदर 4 और 9। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बट वी आर नॉट श्योर कि क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है ब्लॉक्ड। देखिए ब्लॉक BLOCKED। अब इसका कोड क्या है, YOLXPVW। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे साफ तौर पे मेरे को नजर आ रहा है कि लेटर का अपोजिट सम है। कैसे, 2 25 27 11 16 27, ठीक है, 4 23 27, मतलब हर एक लेटर का अपोजिट सम जो है वो 27 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ OZFMXS, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो O में कितने ऐड करें, O का नंबर होता है 15, तो 15 में 12 ऐड करें, 12 का मतलब L, ठीक है। तो आपके पास साफ तौर पे नज़र क्या गया, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, रमाकांत वॉक नॉर्थ। रमाकांत जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। आफ्टर वाइल ही टर्न टू हिज राइट एंड लिटिल अप फर्दर हिज लेफ्ट। राइट लिया है, फिर लेफ्ट लिया है। फाइनली आफ्टर ही वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन। उसने अगेन अपना लेफ्ट लिया और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब इस तरफ जो डायरेक्शन आती है दैट इज वेस्टर्न साइड आपके पास आती है, डी ऑप्शन। डन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट लाइन इन अ क्यू विच आशीष स्टैंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट। आशीष की जो वैल्यू है, मान लीजिए आशीष यहाँ पे है और उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड से 15 है। देन आगे आपके पास क्या है, एंड आपके पास सचिन जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 7th। सचिन जो है 7th है, कहाँ से, राइट साइड से, ठीक है जी। आगे आपके पास क्या है, इंटरचेंज करते हैं देयर प्लेसेस। सचिन वुड बी 15 फ्रॉम द राइट, ठीक है। सचिन जो है यहाँ पे आ जाता है और राइट साइड से कितना है, 15 है। देन आगे क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट, मतलब टोटल आपसे यहाँ पे पूछा गया कि टोटल आपके पास कितना है। और टोटल की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1। टोटल निकालना है, लेफ्ट साइड से कितना है बेटा, 15। राइट साइड से भी इसी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, 15 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 29। तो आंसर इज सी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एजप्शन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में एजप्शन आपको करना है, तो बड़ी ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या बोला गया है चीज़ों के बारे में। तो वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप लोग इजीली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, अ नोटिस बोर्ड एट अ टिकट विंडो प्लीज कम इन द क्यू। नोटिस बोर्ड लगा है क्रिकेट विंडो के बाहर कि आप लाइन में आए, पंक्ति में आए। अगला है एजप्शन, अनलेस इंस्ट्रक्टेड पीपल विल नॉट फ्रॉम द क्यू।
हाँ, लिखे होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, अब उस लाइंस में नहीं आते हैं और अपना वो काम करते हैं, टिकट काउंटर के बाहर खड़े होते हैं। पीपल एनी वे वांट टू परचेज टिकट। हाँ, दोनों सही है बेटा कि आपके पास ये भी बात सही है, ये भी है, लोग किसी भी तरीके से क्या चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। बोला है जून 2021, जून 24 2021 को आपके पास क्या है, थर्सडे, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2019 को, तो ये क्या है 2020, ठीक है, और 2019 यहाँ पे आपको बताना है सेम ही में जून 24 को, ठीक है। अगर यहाँ थर्सडे है तो थर्सडे से पहले क्या आया होगा, वेंसडे, वेंसडे से पहले आपके पास आएगा ट्यूसडे, पर 2020 क्या था, एक लीप ईयर था, तो एक दिन छोड़ना पड़ा होगा, तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा मंडे, आंसर इज मंडे, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आशा इज टॉलर देन बाबू, आशा इज टॉलर देन बाबू, ठीक है, बट शॉर्टर देन चेतन, बट चेतन से छोटा है, बट मतलब आशा की बात हो रही है, ठीक है ना। आशा इज टॉलर देन बाबू, अब आशा जो है किससे छोटी है, चेतन से। देन आगे क्या है, डिम्पल इज टॉलर देन ईशा, डिम्पल जो है किससे डिम्पल इज बड़ी है किससे, ईशा से। ईशा हु इज टॉलर देन चेतन, अगर ईशा यहाँ पे है, चेतन यहाँ पे है, तो आशा और बाबू। हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, टॉलेस्ट पर्सन कौन है आपके पास, डिम्पल, तो आंसर इज बी ऑप्शन, डिम्पल, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगला है सीरीज का, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यहाँ पे 10 ही आएगा, 10 माने जे ही आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 26 है, 26 से 25, 24, 23 और 22 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा, वी विक्ट्री ही आएगा, तो यही आंसर आएगा, ये भी कैंसिल, बात करता हूँ, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ओड वन, हाई, लो, गुड, बैड, डे, नाइट, ये सारे के सारे एंटोनियम है, बट आपके पास वैली, डेप्थ, ये क्या है, सिनोनिमस है, तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। तो होपफुली यहाँ तक सभी को क्लियर हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।